हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज हम कक्षा 10 के हिंदी पुस्तक गोधूली के गद्य खंड से अध्याय 6 अमरकांत जी के द्वारा लिखी गई उनकी कहानी बहादुर के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अमरकांत जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अमरकांत जी का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, जो 1942 के स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने से अधूरी रह गई। और फिर उन्होंने 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया। आगरा में ही वे प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए और वहीं से कहानी लेखन की शुरुआत की। उन्होंने अपनी कहानी लेखन की शुरुआत आगरा में प्रगतिशील लेखक संघ से की। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्ट्री को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें कथा लेखन के लिए भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आजादी के बाद अमरकांत जी की जो भी कहानियां हैं, जो भी कथाएं हैं, साहित्य है, वो अधिकतर हमें उसमें मध्य वर्ग और विशेषकर निम्न मध्य वर्ग के जीवनानुभवों का ही चरित्र चित्रण देखने को मिलता है। आज की जो कहानी है अमरकांत जी की, ये इस कहानी में मझोले शहर के नौकर की लालसा रखने वाले एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार में काम करने वाले ये बहादुर की कहानी है। यानी कि बहादुर एक नौकर है, इसी की कहानी है। तो चलिए अब हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं, तो जानते हैं बहादुर के बारे में। बहादुर, सहसा मैं काफी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। दायित्व यानी कि जिम्मेदारी। कह रहे हैं वो काफी गंभीर हो गए हैं, काफी चिंतित हो गए हैं, और इतना चिंतित केवल वही व्यक्ति होना चाहिए जिस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हो। अमरकांत जी ये कह रहे हैं। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। किसी के बारे में बता रहे हैं वो कि वो उनके सामने खड़ा है और आंखों को बुरी तरह मलका रहे हैं, बहुत झपका रहा है। 12-13 वर्ष की उम्र है उसकी। ठिगना चकैत शरीर, यानी कि एकदम हट्टा कट्टा शरीर है, गोरा रंग और चपटा मुंह। उसकी आकृति कैसी है, देखने में कैसा है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। वह सफेद नेकर, नेकर यानी कि पैंट, सफेद नेकर, सफेद पैंट पहना हुआ है, आधी बाह की सफेद कमीज पहना हुआ है जो कि आधी बाह की है, और भूरे रंग का पुराना जूता पहना हुआ है। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था, जैसा कि सिपाही और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गले में स्काउट पहनते हैं, उसी की तरह एक रुमाल बंधा हुआ था, जैसा कि स्काउट पहनते हैं। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे और कह रहे हैं कि उस लड़के को देखकर परिवार के अन्य लोग उस लड़के को घेर कर खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को। अमरकांत जी कह रहे हैं कि निर्मला बहुत चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती, मतलब बहुत गौर से और खुश होकर कभी लड़के को देखती और कभी मुझको, यानी कि अमरकांत जी को और अपने भाई को। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। पंच बराबर यानी कि जो गांव में जो सरपंच होते हैं, जो सभी का सलाह मशवरा करते हैं, उसके बराबर हो गई थी। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे, यानी कि उस लड़के को लेकर अमरकांत जी के साले साहब आए थे।
जिस लड़के को घेर कर सभी खड़े थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया। मेरे भाई, मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। कह रहे लेखक यहाँ पर कि नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था। उनके घर में अधिक काम है, घर का काम है, इसलिए वो कह रहे हैं कि नौकर रखना बहुत सारे कारणों से बहुत जरूरी हो गया था। और कह रहे कि उनके सभी रिश्तेदारों के घर में, उनके सभी भाइयों के घर में भी नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहां नौकरों का सुख देखा। यानी कि नौकर रखना एक बहुत सुख की बात है। और वो जब अपनी बहन के घर गए शादी में, तो वहां पर उन्होंने देखा कि नौकर कितने अच्छे से कार्य करते हैं, और जब नौकर होते हैं तब जिम्मेदारियां कम होती हैं और उन्हें बहुत कम काम करना पड़ता है। इस तरह से वो सुखी रहते हैं। इस तरह का वो यहाँ पर विचार रखते हैं। मेरी दोनों भाभियां रानी की तरह बैठकर चारपाइयां तोड़ती थी। चारपाइयां तोड़ती थी का मतलब है कि बहुत एकदम आराम करती थी, क्योंकि दोनों भाभियां एकदम रानी की तरह बैठकर चारपाई पर, खटिया पर आराम करती थी। जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। जबकि निर्मला को सवेरे से शाम तक खटना पड़ता था। मैं ईर्ष्या से जल गया। अमरकांत कह रहे हैं, मैं ईर्ष्या से जल गया। मतलब उन्हें बहुत जलन हो रही थी जब वो अपनी दोनों भाभियों को देखते थे कि वो सारा दिन आराम करती हैं, और निर्मला जो कि उनकी वाइफ है, अमरकांत जी की, लेखक की बीवी है, उसे सारा दिन खटना पड़ता था। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। और जब वो नौकरी पर वापस आए तो निर्मला नौकर चाकर की माला, मतलब वो भी कहने लगी नौकर चाकर अब रखना है, बहुत काम हो गया है। इस तरह से वो भी कहने लगी। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी? वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। कोस रहे हैं किस्मत को, और कह रहे हैं कि वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख लिखा होता है, जिनके घर में नौकर चाकर होते हैं। पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। पहले वे अपने साले साहब से पूरी जानकारी ले रहे हैं और पूरी कहानी सुन रहे हैं। वह एक नेपाली था। उस लड़के के बारे में, जो लड़का उनके घर पे आया था, उस लड़के के बारे में। वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। वह जो लड़का उनके घर आया था, यानी कि बहादुर की बात की जा रही है यहाँ पर, उनके उनकी माँ ही उसके परिवार का भरण पोषण करती थी। उसके पिता युद्ध में मारे गए थे। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। और जो बहादुर की माँ थी वो बहुत ही गुस्से वाली थी, गुस्सैल यानी कि गुस्से वाली थी, और बहादुर को बहुत मारती पीटती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसलों में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़ तोड़ कर खाता। अब बहादुर बहुत चंचल था और उसकी माँ चाहती थी कि वो उसके घर के कामकाज में हाथ बटाए, लेकिन वह जंगलों में जाकर इस तरह से वो चींटियों के घोंसलों में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता था, तोड़ 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 कर फल तोड़ कर खाता था। वो इस तरह के की शैतानियां किया करता था।
कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा, जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी, और इसलिए जिससे वह बहुत चिढ़ता था। उस भैंस से वो बहुत चिढ़ता था बहादुर, और लेकिन उसकी माँ उस भैंस से बहुत प्यार करती थी। लेकिन बहादुर ने उस भैंस को बहुत मार मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई, जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। जब भैंस को उसने मारा बहादुर ने, उसके बाद भैंस दौड़ दौड़ के बहादुर के माँ के पास चली गई, जो कि बहादुर की माँ वहां से कुछ दूरी पे ही खेत पे काम कर रही थी। माँ का माथा ठनका, मतलब माँ का माथा ठनका यानी कि एकदम गर्म हो गया, उनका दिमाग घूम गया। बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर वहां क्यों आएगा। और वो समझ गई बेचारा ये बेजुबान जानवर जो बोल नहीं सकता, वह न चरना छोड़कर, यानी कि जो इधर उधर घूम घूम कर वो घास जो खाता है वो छोड़कर वो वहां क्यों जाएगा उसकी माँ के पास। जरूर लौंडे ने इसको काफी मारा है। और उसकी माँ समझ गई कि अपने बेटे को कह रही है कि जरूर लौंडे ने इसे बहुत मारा है। वह गुस्से से पागल हो गई, बहुत गुस्सा आ गया उनका, मतलब गुस्से में वो लाल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की और उसको वहीं कराहता हुआ छोड़कर घर लौट गई। और जब उनका लड़का आया उनके सामने, तब उसकी माँ ने सोचा कि उनके लड़के ने किस तरह से, यानी कि बहादुर ने किस तरह से भैंस को मारा होगा। इस तरह की कल्पना की उन्होंने, और एक डंडा उठाकर उससे भी दोगुना कहीं ज्यादा उसकी पिटाई की बहादुर की, और उसे वहीं पर कहरता हुआ छोड़कर घर लौट आई। लड़के का मन माँ से फट गया। अब जाहिर सी बात है, इतनी इतनी मार पड़ने के बाद अपनी माँ से हमेशा डांट फटकार सुनते रहना, उसके बाद और उसका जो बेटा है बहादुर, उसका मन अपनी माँ से बिल्कुल अलग हो गया। मतलब अब उसके मन में अपनी माँ के लिए कोई भी ऐसी निर्मम जगह जगह नहीं थी, और वह रात भर जंगल में छिपा रहा और अपने घर भी नहीं गया, और रात भर जंगल में ही वह छिपा रहा। जब सवेरा होने को आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी चुपके घुस गया। फिर उसने घी की हंडिया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपए निकाल लिए। अंत में 9 2 11 हो गया, 9 2 11 यानी कि भाग गया वहां से। उसने, यानी कि सही मायने में कहे तो उसने चोरी की अपने घर में। उसकी माँ ने जो पैसे रखे थे उसमें से 2 रुपए निकाले और वहां से भाग गया। वहां से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था। वहां गोरखपुर जाने वाली बस थी। तुम्हारा नाम क्या है जी, मैंने पूछा। और वहीं पर अमरकांत जी से उनका जो देखा हुआ, मिलना हुआ, और वहां पे उन्होंने पूछा उसे, तुम्हारा नाम क्या है जी। दिल बहादुर, दिल बहादुर साहब। तो उसने कहा दिल बहादुर साहब। ये अमरकांत जी पूरी कहानी सुन रहे हैं अपने साले साहब से, कि उनके साले साहब ने किस तरह से बेटे को, यानी कि बहादुर को किस तरह से वो मिला और उनके घर लेकर आया। तो अमरकांत जी के साले साहब वहां पर बता रहे हैं कि वो किस तरह से बहादुर से मिले। वो बस स्टॉप पे मिले और उसने उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने कहा दिल बहादुर।
यहीं पर उनके साले साहब अमरकांत जी के साले साहब से बहादुर की जो जान पहचान हुई और वो उसको घर लेकर आए। इसके बाद की जो कहानी है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।